कुछ मॉलिक्यूल्स या आयंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा रहते हैं और इनसाइड में कम रहते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स या आयंस साइटोप्लाज्मिक सर्फ के तरफ कंसंट्रेशन में ज़्यादा रहते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कंसंट्रेशन में कम होते हैं। जैसे बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है सोडियम और पोटेशियम आयंस का। सोडियम आयंस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, जैसे ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया। इसमें सोडियम आयंस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और पोटेशियम आयंस जो हैं वो बहुत लो कंसंट्रेशन में होते हैं। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयंस लो होते हैं और पोटेशियम आयंस हाई होता है। लेकिन ये जो सेल की मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सर्टेन मॉलिक्यूल्स या आयंस को अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट पंप करती है, मूव कराती है। सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ये आयंस या मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव कराती है। जैसे सोडियम आउटसाइड ज़्यादा है और इनसाइड इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, दैट इज साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड में जो है सोडियम आयंस कम है। यहाँ एक हमने समरी भी बना दिया है इसकी। इनसाइड लो सोडियम हाई पोटेशियम। लेकिन मेम्ब्रेन की ये टेंडेंसी होती है कि वो कुछ आयंस या मॉलिक्यूल्स को लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, जिधर चीज़ों को नहीं मूव करना चाहिए, लोअर से हायर नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये मेम्ब्रेन जो है सर्टेन आयंस या मॉलिक्यूल्स को सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव कराती है अपने थ्रू। साइटोप्लाज्मिक साइड में सोडियम आयंस की ऑलरेडी कमी है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, सेल के बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम आयंस ऑलरेडी ज़्यादा हैं। तो होना तो ये चाहिए कि ज़्यादा से कम की तरफ आना चाहिए, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ थोड़ा सा उल्टा काम कराती है, कम से ज़्यादा की तरफ पंप करती है और सोडियम आयंस एग्जिस्टिंग सिग्निफिकेंट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन आयंस को पंप करती है। हमने आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैं इतनी थोड़ी सी जगह का अगर ये मेम्ब्रेन बना दूं तो इसमें कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपने पढ़ा है कि इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं और वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं वो कैरियर का काम करती हैं, ट्रांसपोर्टर का काम करती हैं। उस प्रोटीन को जो सोडियम पोटेशियम के रेफरेंस में काम आती है उसको कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, या इसका दूसरा नाम भी कह लेते हैं सोडियम पोटेशियम ATPase। ASE लग गया तो ये एंजाइम हो गई। ये जो प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जो सोडियम पोटेशियम आयंस को सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करा रही है, इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनसाइड से, साइटोप्लाज्मिक साइड से, जहाँ सोडियम आयंस ऑलरेडी कम हैं, वहाँ से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके इनर साइड पर एक ATP मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होगा और जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट फ्लो होगा, आयंस जब मूव करेंगे तो बिना एनर्जी के एक्सपेंडिचर के वो कार्य नहीं हो सकता है। ग्रेडियंट के अगेंस्ट फ्लो होगा
अपहिल टास्क होगा, नीचे से ऊपर जाने का काम होगा। और नीचे से ऊपर, कभी आप पहाड़ों पर चढ़ते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं तो आपको बहुत श्रम करना पड़ता है, आप एनर्जी खर्च करते हैं, तब नीचे से आप ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन के इनर साइड में, इन साइड में, साइटोप्लाज्मिक साइड में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक एटीपी मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होगा और हाइड्रोलाइज होके वह 1 एडीपी और एक हाई एनर्जी फॉस्फेट बनाएगा। 1 एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड हाई एनर्जी फॉस्फेट। ये हाई एनर्जी फॉस्फेट जो है इस मेम्ब्रेन को फॉस्फोरिलाइज करेगी। इसमें फॉस्फेट, हाई एनर्जी फॉस्फेट जब जुड़ेगा तो ये मेम्ब्रेन थोड़ा एक्टिव हो जाएगी और एक्टिव हो जाएगी तो 3 सोडियम आयंस को साइटोप्लाज्मिक साइड से आउटसाइड ले जाएगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ले जाएगी और 2 पोटेशियम आयंस को, ये पोटेशियम आयंस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ऑलरेडी बहुत कम कंसंट्रेशन में हैं और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम आयंस बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में हैं। फिर भी मेम्ब्रेन जो है कम से ज़्यादा की तरफ इनको भी मूव कराएगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव कराएगी। तो एक एटीपी मॉलिक्यूल के खर्च होने पर 3 सोडियम आयंस अंदर से सेल के बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम आयंस सेल के बाहर से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। 3 सोडियम जा रहे हैं, 3 पॉजिटिव आयंस बाहर निकल रहे हैं और 2 पॉजिटिव आयंस अंदर आ रहे हैं। तो एक तरह से ये पोटेंशियल डिफरेंस भी बना रहा है, पॉजिटिव ज़्यादा जा रहा है और कम पॉजिटिव अंदर आ रहा है। तो एक तरह से नेगेटिव आयंस की संख्या अंदर साइड में, साइटोप्लाज्मिक साइड में बढ़ रही है। ये लिपिड बाइलेयर है, बीच में ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, इधर भी ये लिपिड बाइलेयर है, बीच बीच में पूरे मेम्ब्रेन पर इस तरह से ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो पाए जाएंगे, अलग अलग ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन अलग अलग फंक्शन करते हैं। एक आरबीसी में एस्टिमेट किया जाता है कि करीब 5000 सोडियम पोटेशियम पंप पाए जाते हैं सिंगल आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में। करीब 1 सेकंड में 300 सोडियम आयंस को ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है साइटोप्लाज्मिक साइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डालती है, बाहर करती है। 300 सोडियम आयंस पर सेकंड ये बाहर करती है। सोडियम पोटेशियम पंप ये बैक्टीरियल सेल में नहीं पाया जाता है, फंजाई में नहीं पाया जाता है, प्लांट्स में नहीं पाया जाता है, क्योंकि इन सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अपने बाहर एक सेल वॉल भी रखती है। तो सेल वॉल की वजह से वो पंप इसमें नहीं है। एनिमल सेल्स में ये पंप पाया जाता है और इसका कारण एक ये बहुत बड़ा है कि यदि ये पंप न पाया जाए तो सोडियम अपने ग्रेडियंट के हिसाब से बाहर से अंदर की तरफ ज़्यादा आएगा और जब अंदर की तरफ सोडियम आएगा तो वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा सेल के अंदर, और जब सेल के अंदर वाटर को अट्रैक्ट करेगा तो सेल्स, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं है तो ये बर्स्ट करने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ये एक तरह से कहिए तो आस्मा रेगुलेशन भी मेंटेन कराती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है मेंटेन कराता है एनिमल सेल्स में। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मसल सेल के कॉन्ट्रैक्शन में, नर्व्स के कंडक्शन में और फोटोसिंथेसिस में, ग्लाइकोलिसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में ये पंप अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि पोटेशियम आयंस की इनके लिए बहुत आवश्यकता है।